इसी बीच एसियो डोजून पूरी तरह ध्यान लगाकर रिफ्ट के अंदर वर्ल्ड ट्री से एनर्जी को अब्सॉर्ब करने में लगा हुआ है। एटर्नल एम्बर की ताकत को अब्सॉर्ब करने के बाद उसे अपने शरीर और पावर में जबरदस्त बदलाव महसूस होता है। वो खुद से सोचता है आखिर कितना वक्त बीत चुका है। वो ये कंफर्म करता है कि उसने अब तक सैकड़ों एटर्नल एम्बर्स को अब्सॉर्ब कर लिया है। वो खुद से कहता है कि अब वो जब चाहे तब फायर एलिमेंट मना को यूज कर सकता है। उसे ये भी एहसास होता है कि अब उसकी फायर रेजिस्टेंस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। वो सोचता है कि आज वो उस वक्त से कहीं बेहतर स्थिति में है जब लोग उसे स्वॉर्ड मास्टर कहा करते थे। एसियो डोजून वर्ल्ड ट्री को छूता है और गहराई से सोचते हुए अपने अतीत को याद करता है और उसे वर्तमान से तुलना करता है। वो दिल से धन्यवाद कहता है उस वर्ल्ड ट्री को जिसने उसे ताकत और एनर्जी दी। फिर कहानी आगे बढ़ती है। एसियो डोजून अपने जज्बातों के साथ वर्ल्ड ट्री को थैंक यू कहता है। इसके बाद वो उन रेड मोना स्टोन्स को इकट्ठा करता है जो उसने मॉन्स्टर से लड़ाई के दौरान पाए थे और उन्हें एक छोटे बैग में रखता है। एसियो डोजून वर्ल्ड ट्री की तरफ देखता है और दुख के साथ सोचता है कि शायद ये आखिरी बार हो जब वो इसे देख रहा है। लेकिन फिर वो वर्ल्ड ट्री से कहता है अगर भविष्य में कभी वो दोबारा मिले और वो खतरे में हो तो चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे जरूर बचाएगा। इसके बाद एसियो डोजून रिफ्ट से बाहर निकलता है और नोटिस करता है कि वहां कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। वो सोचता है शायद सभी लोग आने वाली मॉन्स्टर वेव की तैयारी में निकल चुके हैं। उसी समय एसियो डोजून को एक दिशा में बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस होती है और वो तुरंत उसी दिशा में तेजी से बढ़ता है। दूसरी तरफ बंगुन डब्ल्यू और किम हू डब्ल्यू रिफ्ट साइड के पास खड़े होकर आपस में बात कर रहे होते हैं। एसियो डोजून उन्हें दूर से देखकर उनकी यूनिफॉर्म पहचान लेता है और समझ जाता है कि ये वही ग्रुप है जिससे वो पिछले गेट पर मिला था। वो सोचता है कि अगर वो पकड़ा गया तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। इसीलिए एसियो डोजून अपने नई पावर का इस्तेमाल करता है और एक ताकतवर फायर ब्लास्ट उनकी तरफ छोड़ता है। फ्लेम्स बहुत तेजी से पहुंचती है और एक जबरदस्त धमाका करती है जिससे सब चौंक जाते हैं। किम ह्यून डब्ल्यू हैरान रह जाता है और जोर से चिल्लाता है ये आवाज कहां से आई, कहीं ये आग तो नहीं है। पूरे ग्रुप में पैनिक फैल जाता है और सब जल्दी से भागकर देखते हैं कि कहीं कोई आम आदमी तो घायल नहीं हुआ। सभी लोग उस एरिया से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन बंगुन डब्ल्यू और किम हू डब्ल्यू वही खड़े रह जाते हैं, शौक और गुस्से में। बंगुन डब्ल्यू गुस्से में सोचता है यहाँ आग कैसे लग गई। उसी समय एसियो डोजून शांति से उस जगह से दूर चलता है, आग की तरफ देखता है और सोचता है इस फायर की क्वालिटी और प्रिसीजन कितनी अच्छी है। फिर वो मन में कोसक का नाम लेता है और सोचता है अगर कोसक ये आग देखता तो क्या वो इम्प्रेस होता। उसे याद आता है कि कोसक जरूर बहुत खुश होता क्योंकि वो पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग फायर मैच था। इसी बीच किम हू डब्ल्यू को कुछ अजीब महसूस होता है और वो अचानक रुककर बंगुन डब्ल्यू से कहता है रुको। किम नोटिस करता है कि रिफ्ट कुछ अजीब व्यवहार कर रहा है और वो बंगुन डब्ल्यू को इसके बारे में बताता है। सभी लोग हैरानी और चिंता के साथ रिफ्ट की तरफ देखते हैं क्योंकि उसका आकार अब धीरे धीरे बदल रहा होता है। बंगुन डब्ल्यू बहुत टेंशन में आ जाता है सोचते हुए कि रिफ्ट के साथ ये क्या हो रहा है। सब हैरान रह जाते हैं जब वो देखते हैं कि रिफ्ट अपनी जगह से धीरे धीरे गायब हो रहा है। इसी दौरान एसियो डोजून शांति से वहां से दूर जाता है अपने पत्थरों का बैग लिए हुए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चलता है। वो हल्का सा पीछे मुड़कर देखता है एक गंभीर नजर के साथ जैसे वो अपने मिशन और अपनी ताकत पर पूरा विश्वास कर रहा हो। फिर शहर में एक ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि आज सुबह मापो जिले में जो नया रिफ्ट बना था वो अचानक गायब हो गया है। ड्रोन कैमरे से शहर का एरियल व्यू दिखाया जाता है और पीछे एक ऊंची बिल्डिंग दिखाई देती है। न्यूज एंकर अनाउंस करता है आज उस दिन को 28 दिन हो चुके हैं जब मिस्टर एसियो जोन जेड के एक अनरजिस्टर्ड रेजिडेंट उस रिफ्ट में दाखिल हुए थे। हीरो एसोसिएशन जो एक मैसिव मॉन्स्टर वेव की उम्मीद कर रही थी इस अचानक गायब हुई रिफ्ट से शॉक्ड है। उन्होंने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। साथ ही रिपोर्ट में बताया जाता है कि रिफ्ट के पास के जंकयार्ड में एक आग भी लगी है। सड़क पर कुछ लोग ताने मारते हुए कह रहे हैं कि वो हरामी एसियो डोजून शायद उसी रिफ्ट में मर गया है। कुछ लोग मानते हैं कि उसे उसकी सजा मिल गई जबकि कुछ कहते हैं कि जब कोई नया रिफ्ट खुलता है तो उससे दूर रहना तो कॉमन सेंस है। तभी एक और आदमी शांत होकर कहता है कि किसी की जान जा चुकी है और ऐसे में इस तरह की बातें करना ठीक नहीं। फिर कोई जवाब देता है कि लोग तो बस खुशकिस्मत है कि उस रिफ्ट के गायब होने से सोल नाम की जगह वॉर जोन बनने से बच गई। इसी भीड़ में एसियो डोजून एक टोपी पहनकर छुपा हुआ खड़ा है और सब कुछ चुपचाप देख रहा है। वो सोचता है कि अगर रिफ्ट हमेशा के लिए चला गया तो शायद अब वो कभी वर्ल्ड ट्री को नहीं देख पाएगा, लेकिन हो सकता है ये अच्छा ही हो। वो ऊपर आसमान की ओर देखता है
और सोचता है हालात जैसे भी हो हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे बचाना जरूरी होता है। इसके बाद एसईओ डोजुन योनडोंगपो में मौजूद HCS फाइनेंस कंपनी की बिल्डिंग की ओर बढ़ता है। अंदर दो आदमी बातें कर रहे हैं। एक कहता है कि एसईओ डोजुन तो अब पक्का मर चुका है और अब उसकी बूढ़ी दादी और छोटी बहन ओन्यों भी खत्म समझो। दूसरा कहता है कि अगर किस्मत खराब हुई तो उनके शरीर के अंग तक बेच दिए जाएंगे। दादी तो गई, लेकिन अगर वो लड़की बड़ी हुई तो बॉस शायद उसे किसी काम में ले ले। इसी बीच एसईओ डोजुन भेष बदल कर बिल्डिंग में घुसता है और ठंडे अंदाज में पूछता है, तुम्हारा बॉस कहाँ है? बॉस किम बाहर आता है, पूरी ठसक और आत्मविश्वास के साथ चलता है। उसे लगता है कि अब सब कुछ शांत हो गया है क्योंकि एसईओ डोजुन मर चुका है। वो अपने असिस्टेंट से पूछता है आज का शेड्यूल क्या है। असिस्टेंट बताता है कि लंच अपॉइंटमेंट है और फिर शाम को डायरेक्टर बे से मीटिंग। बॉस मुस्कुराता है और कहता है मिस कांग को कॉल करो और अगर नई लड़कियां हो तो उन्हें तैयार रखो। वो सीढ़ियां चढ़ने लगता है, ये जाने बिना कि उसे क्या मिलने वाला है। अचानक वो हैरान रह जाता है जब देखता है कि उसका एक आदमी बुरी तरह पीटा जा रहा है और दूर फेंका जा रहा है। उस आदमी के चेहरे से खून बह रहा होता है। वो जमीन पर गिरा होता है और उसके सामने एसईओ डोजुन खड़ा होता है, पूरी ताकत और रोष के साथ। वो आदमी खून थूकते हुए उठता है। एसईओ डोजुन उसे हुक्म देता है, कुत्ते की तरह रेंग कर मेरे पास आ। बॉस डर के मारे कांपता है, समझ नहीं आता क्या करे। डोजुन सबके सामने उसे और नीचा दिखाता है। वो जोर से टेबल को लात मारता है ताकत जताने के लिए। फिर वो मखौल उड़ाते हुए पूछता है, क्या तुझे मेरी बात ठीक से सुनाई नहीं दी? बॉस जमीन पर घुटनों के बल रेंगते हुए डोजुन के पास आता है। फिर डोजुन कहता है, भौंक, एक जानवर की तरह। तुझ जैसे इंसान को इंसान समझने का हक नहीं है। जितना जोर से हो सके उतनी जोर से भौंक। बॉस किम सबके सामने कुत्ते की तरह जोर जोर से भौंकने लगता है, डर और शर्म में चिल्लाता है। उसके आदमी अंदर सुनते हैं कि एसईओ डोजुन उनके लीडर को और जोर से भौंकने को कह रहा है। आखिर में बॉस की बेइज्जती और बढ़ जाती है क्योंकि वो लगातार जोर जोर से भौंकता रहता है और सब उसे देखते रहते हैं, डर और हैरानी में। एसईओ डोजुन आराम से बैठता है और कमरे में मौजूद आदमियों को डांटते हुए कहता है, तुम सब ढोंगी हो, मेरे आगे दुम हिलाते हो और जैसे ही मौका मिले मुझे धोखा देने को तैयार हो जाते हो। फिर वो होंग चोंग सीप की ओर मुड़ता है और ताना मारते हुए पूछता है, क्या तुझे लगता है ये पहली बार है जब मैं तेरे जैसे कचरे से निपट रहा हूँ? प्रेसिडेंट होंग चोंग सीप गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है और कहता है कि वो पूरी जिंदगी वफादार कुत्ते की तरह उसकी सेवा करेगा। लेकिन एसईओ डोजुन उसकी बात सुनने से मना कर देता है और चिल्लाकर कहता है, चुप हो जा। फिर वो उसे इतनी जोर से लात मारता है कि वो दूर जा गिरता है। इसके बाद डोजुन चश्मा पहने असिस्टेंट की ओर देखता है और कहता है, इस चश्मे। वो आदमी चौंक जाता है। डोजुन कहता है, अब तुम ही प्रेसिडेंट हो और मैं तुम्हें ये सलाह देता हूँ, अपनी जिंदगी यूं किसी नीच आदमी के नीचे बर्बाद मत करो। वो जमीन पर पड़े पुराने प्रेसिडेंट की ओर इशारा करता है और कहता है, ऐसे कचरे को हटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। चश्मा पहने असिस्टेंट डरते हुए कहता है, लेकिन सर, पुराने प्रेसिडेंट की बहुत सारी जान पहचान है, अगर मैं अचानक सब कुछ संभाल लूं तो शक हो सकता है। वो माफी मांगता है और कहता है, एक बार, बस एक मौका और दे दीजिए। डोजुन गुस्से से जवाब देता है, इतनी देर क्यों लग रही है तुझे समझने में? फिर वो उसे याद दिलाता है, हम लोग ऐसे लोगों को कैसे हटाते हैं, तुझे पता है ना? समंदर में फेंक देते हैं या स्क्रैप यार्ड में निपटा देते हैं। वो सबको धमकी देता है, अगर तुम लोगों ने पुराने प्रेसिडेंट को नहीं हटाया तो मैं खुद उसे गेट में फेंक दूंगा ताकि वो मॉन्स्टर्स का खाना बन जाए। प्रेसिडेंट होंग चोंग सीप फिर से रोते हुए माफी मांगता है, कहता है कि वो कुत्ते की तरह उसकी सेवा करेगा। लेकिन एसईओ डोजुन अब उसकी एक भी बात नहीं सुनता। एसईओ डोजुन अपने मन में सोचता है कि उसे होंग चोंग सीप को अभी खत्म कर देना चाहिए ताकि आगे कोई मुसीबत न हो। फिर वो एक लंबी सांस लेता है और सोचता है कि क्या वो अब बहुत नरम या ज्यादा माफ करने वाला हो गया है। इसके बाद एसईओ डोजुन अपना हाथ होंग चोंग सीप की तरफ बढ़ाता है और उसे अपने पास आने को कहता है। होंग धीरे धीरे और झिझकते हुए उसके पास आता है। एसईओ डोजुन उसे पकड़ता है और ठंडे स्वर में कहता है कि वो उसकी माफी को स्वीकार करता है। फिर वो कहता है कि अब से वो उसे बड़े भाई जैसा समझेगा। लेकिन ये सुनते ही होंग चौंक जाता है। तभी अचानक उसके हाथ में आग जलने लगती है और वो डर के मारे घबरा जाता है। एसईओ डोजुन उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि ये उसकी आखिरी मौका है। एसईओ डोजुन की आंखों में जलती आग की लपटों में हैंग का डरा हुआ चेहरा साफ दिखाई देता है। फिर एसईओ डोजुन ताकत से हुआंग चोंग सीप को जमीन पर पटक देता है जिससे वो दर्द में तड़पता है। इसके बाद एसईओ डोजुन बिल्डिंग से बाहर निकलता है और सबको एक आखिरी चेतावनी देता है, अगर किसी ने फिर से
उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो सबको मार डालेगा। वो सबको हुक्म देता है कि अब जिंदगी भर बिना रुके उसके परिवार की सुरक्षा करें। इसी बीच आधिकारिक खबरों में बताया जाता है कि एसईओ डोजुन दरार रिफ्ट में मारा गया है। सरकार, जूडो ऐप और कई मीडिया चैनल्स यही रिपोर्ट कर रहे होते हैं। एसईओ डोजुन एक सार्वजनिक जगह पर चुपचाप बैठा मोबाइल पर ये खबरें पढ़ रहा होता है, जहां हर जगह उसी की मौत की रिपोर्ट चल रही होती है। वो सोचता है कि अगर उसने अभी ये बताया कि वो जिंदा है तो और ज्यादा हंगामा और मुसीबत हो सकती है। इसलिए वो सोचता है कि उसे थोड़ा समय लेकर सब पर विचार करना चाहिए। उसके सामने उसकी छोटी बहन ओन्योम बैठी है, जो बहुत खुश होकर अपना खाना खा रही है। एसईओ डोजुन उसे इस तरह मासूमियत से खाते देख बहुत सुकून और खुशी महसूस करता है। ओन्योंग उत्साहित होकर कहती है कि वो नए घर में जाने को लेकर बहुत खुश है। एसईओ डोजुन उसे बताता है कि अब वो भी बाकी बच्चों की तरह किंडरगार्टन जाएगी और अगले साल स्कूल भी शुरू करेगी। लेकिन अचानक ओन्योंग का चेहरा उदास हो जाता है और वो चुप हो जाती है। एसईओ डोजुन ये देखकर हैरानी से पूछता है कि क्या वो किंडरगार्टन नहीं जाना चाहती। ओन्योंग दुखी होकर बताती है कि वहाँ के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसके माँ बाप नहीं है। ये सुनकर एसईओ डोजुन बहुत भावुक हो जाता है और कुछ देर चुप रहता है। फिर वो धीरे से कहता है कि कोई बात नहीं, अगर वो नहीं जाना चाहती तो ठीक है, उसे उन बुरे बच्चों से मिलने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि वो सीधे अगले साल स्कूल जा सकती है। ये सुनकर ओन्योंग का चेहरा खिल उठता है और वो खुशी से पूछती है, सच में? एसईओ डोजुन उसे शांत होकर हाँ कहता है। एसईओ डोजुन सोचता है कि शायद उसे एक अच्छी प्राइवेट स्कूल में भेजना सही रहेगा, जहां कोई उसे नीचा नहीं दिखा सके। उसे वो पल याद आता है जब उसने अपने चश्मा पहने असिस्टेंट को डांटा था क्योंकि उसने दादी और बहन को मोटेल में रुकवाया था। एसईओ डोजुन उससे पूछता है कि क्या उसमें जरा भी समझ नहीं है। असिस्टेंट सफाई देने की कोशिश करता है कि मोटेल उन्हीं का है और बहुत सुरक्षित है, लेकिन एसईओ डोजुन उसे डांटकर चुप करा देता है और कहता है कि बकवास मत करो। मोटेल के कमरे के अंदर ओन्योंग खुशी से चिल्लाती है जब वो अपने भाई एसईओ डोजुन को देखती है। वो और दादी दौड़कर उसे गले लगा लेते हैं। आंखों में खुशी और प्यार के आंसू होते हैं। दादी उसका हाथ कसकर पकड़ती है और कांपती आवाज में कहती है कि उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वो वापस आ गया है। ओन्योंग भी रोती जाती है और बार बार अपने भाई को पुकारती है, ओए। एसईओ डोजुन उन्हें देखकर बहुत भावुक हो जाता है और धीरे से कहता है कि हाँ, वो वापस आ गया है, सिर्फ उनके लिए। थोड़ी देर बाद ओन्योंग अपने भाई से पूछती है, क्या तुम भी हीरो हो? एसईओ डोजुन मुस्कुराकर पूछता है, तुम चाहती हो कि मैं हीरो बनूं? लेकिन ओन्योंग उदासी से कहती है कि नहीं, उसने सुना है कि हीरो को डरावने मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है और कई बार वो मर भी जाते हैं। फिर वो एक मासूम सा फैमिली ड्राइंग दिखाती है और कहती है कि वो और दादी चाहती है कि वो हमेशा उनके साथ रहें। एसईओ डोजुन अपनी बहन की बातों से बहुत भावुक हो जाता है। वो अपने उस बीते अंधेरे और खूनी जीवन को याद करता है जहां उसने बहुत कुछ खोया था, लेकिन अब वो मानता है कि इस सफर में उसने कुछ कीमती पाया है, अपनी फैमिली, जिसे वो एक वक्त पर भूल चुका था। वो अपने परिवार को शांति से बैठे देखता है और सोचता है जब तक वो उनके साथ है वो इस छोटी सी खुशी की रक्षा कर सकता है। सीन बदलता है, शहर का एरियल शॉट दिखता है और एक बड़ी बिल्डिंग नजर आती है। अब कहानी उस बिल्डिंग के अंदर जाती है जहां नैट टाई हुआंग मौजूद है, जो कोरिया की हीरो एसोसिएशन का फाउंडर और ग्लोबल हीरो अलायंस का सदस्य है। वो गंभीरता से कहता है, अब तक कुछ भी नहीं मिला। उसका असिस्टेंट विनम्रता से जवाब देता है कि अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई और माफी मांगता है। नैट टाई हुआंग इस बात पर नाराजगी जताता है कि अब तक कोई समाधान क्यों नहीं निकला। वो चिंता जताता है कि अगर वो रिफ्ट खुद ही गायब हो गया तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो कभी भी फिर से खुल सकता है। असिस्टेंट गंभीर स्वर में कहता है कि ये बहुत खतरनाक है और शायद ये बेहतर होता कि कोई मॉन्स्टर वेव ही आ जाती, लेकिन नैट टाई हुआंग उसे तुरंत रोकता है और कहता है कि लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। फिर वो अपने गुस्से के लिए माफी मांगता है। फिर बताया जाता है कि नैट टाई हुआंग दुनिया के टॉप 100 हीरोज में गिना जाता है। वो कोरियन हीरो एसोसिएशन का फाउंडर है और ग्लोबल हीरो यूनियन का सीनियर मेंबर भी। कहा जाता है कि अगर वो चाहता तो प्रेसिडेंट भी बन सकता था, लेकिन उसे इस पोजीशन में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ सिटीजन्स की प्रोटेक्शन और नए रिफ्ट्स के लिए तैयार रहने की परवाह करता है। नैट हुआंग अपनी असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शन देता है कि इस मामले की पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, चाहे जितना भी टाइम लग जाए। फिर असिस्टेंट उसे बताती है कि रिफ्ट साइट के पास वाले घर का ओनर
प्रॉपर्टी बेचने के लिए मान गया है। ये सुनकर नैट तय हुआंग को थोड़ी राहत मिलती है। वो ये भी कहता है कि ओनर को एक अच्छा एक्स्ट्रा पेमेंट जरूर दिया जाए ताकि उसे घर खोने का बुरा न लगे, क्योंकि ये पूरी तरह से वर्थ है। इसके बाद नैट तय हुआंग थोड़े टेंशन में सोचता है कि असली सीन क्या चल रहा है, क्योंकि ये रिफ्ट सिर्फ कोरिया में नहीं बल्कि कई दूसरे देशों में भी एक साथ दिखा। उसकी असिस्टेंट कंफर्म करती है कि अमेरिका और चाइना तो अपनी अपनी टेरिटरी में रिफ्ट्स को कंट्रोल कर चुके हैं, लेकिन अब असली प्रॉब्लम यूनाइटेड किंगडम में है। वो बताती है कि यूके के ज्यादातर स्ट्रॉन्ग हीरोज को पहले ही दूसरे रिफ्ट से निपटने के लिए भेजा जा चुका है। तभी अचानक नैट तय हुआंग के डिवाइस पर एक अर्जेंट अलर्ट आता है। वो स्क्रीन देखता है और शॉक में रह जाता है। ब्रेकिंग न्यूज में बताया जाता है कि यूके में एक नया और बेहद खतरनाक रिफ्ट खुल गया है और वहां इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। सिटीजन्स को अलर्ट रहने की सलाह दी जाती है। सीन शिफ्ट होता है एक स्ट्रीट पर जहां एसियो डोजून भीड़ में बिना पहचान में आए चुपचाप चल रहा होता है। वो एक ऐसे स्टोर की तरफ बढ़ता है जो मोनास्टोन खरीदने में स्पेशलाइज्ड है। वहां बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं जिनमें हाई प्राइस ऑफर किए जा रहे हैं। जैसे ही एसियो डोजून स्टोर में एंटर करता है, एक एम्प्लॉय उसे देखकर डर के मारे चिल्ला उठता है। वो मैनेजर को बुलाते हुए कहता है कि जिसे उसने पहले बर्ड समझा था वो असल में इंसान है। मैनेजर पूछता है, क्या तुम उसी इंसान की बात कर रहे हो? फिर वो एसियो डोजून की तरफ गुस्से से मुड़ता है और पूछता है, क्या तुम वही हो जिसने मेरी गैर मौजूदगी में एम्प्लॉय से स्टोन्स बिकवाए? लेकिन एसियो डोजून एकदम शांत और थोड़े तंज के साथ जवाब देता है, मैं तो सही टाइम पर आया हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे माना स्टोन्स है बेचने के लिए और मैं चाहता था कि कोई हाई रैंकिंग पर्सन ही इस डील को हैंडल करे। वो जोर से अपना भारी बैग जमीन पर पटक देता है जिससे एक तेज आवाज होती है। मैनेजर उन स्टोन्स को देखकर सोचता है कि शायद फिर से वही लो ग्रेड स्टोन्स होंगे जैसे पिछली बार थे। वो डिसाइड करता है कि अब और एसियो डोजून से डील नहीं करेगा और उसे तुरंत स्टोर छोड़ने को कहता है। एसियो डोजून इस रिएक्शन से थोड़ा हैरान होता है और सीधा पूछता है, क्या तुम मुझसे बिजनेस नहीं करना चाहते? मैनेजर गुस्से में कहता है कि सिर्फ 1% कमीशन पर डील करना घाटे का सौदा है और वो फिर से ऐसा नहीं करेगा। एसियो डोजून शांत और कॉन्फिडेंट तरीके से जवाब देता है, तुम इस डिसीजन पर पछताओगे। मैनेजर फिर कहता है कि तुमसे बहस करना नामुमकिन है। वो कहता है कि गेट सेंटर 5% कमीशन क्यों लेता है, इसके पीछे एक रीजन है और किसी ऐसे इंसान को समझाने का कोई फायदा नहीं जो समझना ही न चाहे। वो डटे रहते हुए एसियो डोजून को कहता है, स्टोर छोड़ दो और कभी वापस मत आना। लेकिन जब एसियो डोजून ने अपना बैग स्टोर में खाली किया तो उसमें से बड़ी तादाद में रेड मोनास्टोन बाहर आ गए। एम्प्लॉय और मैनेजर दोनों शॉक में रह जाते हैं क्योंकि इतनी वैल्यूएबल स्टोन्स उन्होंने पहले नहीं देखी थी। फिर मैनेजर को उनमें एक स्पेशल स्टोन दिखाई देता, हीरो मोनास्टोन, जिसकी कीमत आम इंसान की साल भर की कमाई से 1000 गुना ज्यादा होती है। एसियो डोजून उनके हैरान चेहरों को देखकर बड़ी सादगी से कहता है, अगर खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। फिर बताया जाता है कि ये हीरो मना स्टोन एक बेहद रेयर स्टोन है जिसमें जबरदस्त पावर और बहुत ज्यादा मनी वैल्यू होती है। एक कहानी का जिक्र होता है जिसमें कर्जमेन नाम का एक फेमस ड्रग डीलर मेक्सिको से इन स्टोन्स को तोड़कर ड्रग्स बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस स्टोन की ताकत जाग जाती है और वो पहली बार हीरो बन जाता है। तब से ये स्टोन्स हीरोज के लिए बेहद कीमती माने जाते हैं क्योंकि ये माना को बूस्ट करने की पावर रखते हैं।